गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी भाषा के लिए व्याकरण क्यों ज़रूरी है और व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है और व्याकरण क्या है जिसको हम व्याकरण कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण। व्याकरण वह नियम है जिससे हम अपनी या किसी भी दूसरी भाषा को उसके नियमों के साथ व्यवस्थित रूप से पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो अतः यह व्याकरण जो है वह एक नियम का नाम है। जब हम इस नियम को सीख लेते हैं तब हम किसी भी भाषा को, अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा को सीखने में समर्थ हो पाते हैं। हिंदी व्याकरण के मुख्यतः 4 भाग हैं। नंबर 1, वर्ण विचार। वर्ण विचार को हम फोनोलॉजी भी कहते हैं, जो कि सबसे छोटी इकाई आती है इसके अंतर्गत ध्वनि। ध्वनि मतलब अक्षर अ, ई वगैरह। तो इसमें स्वर व्यंजन आते हैं। इसके बाद आता है शब्द विचार। तो शब्द विचार को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो शब्द विचार के अंतर्गत आते हैं, जैसे अभी हमने वर्ण विचार में अ ई उ इस तरीके के वर्णों को, अक्षरों को पढ़ा और उन्हीं वर्णों को, उन्हीं अक्षरों को, उन्हीं स्वर और व्यंजन को एक जगह एकत्रित कर देने से बन जाता है एक शब्द। तो हम इन शब्दों पर जब विचार विमर्श करते हैं तब कहते हैं कि शब्द विचार। इसके बाद आता है वाक्य विचार। तो जब हम वाक्य विचार को कहते हैं सिंटैक्स। जब हम कई शब्दों को एक जगह एकत्रित करते हैं तो वहां बनता है वाक्य विचार। जैसे यह एक अनार है। हमने यहाँ पर कई शब्दों को एक जगह एकत्रित किया, ये एक सार्थक वाक्य बन गया। तो हमने वर्णों को देखा, शब्द को देखा, वाक्य को देखा। अब देखते हैं अर्थ विचार। तो ये हिंदी के जो 4 भाग हैं, हमें इन्हें याद रखना है। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स। इन चारों को हम हिंदी व्याकरण का स्तंभ मान सकते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि यह वह 4 भाग हैं जो भाषा की ध्वनियों मतलब आवाज़ों, शब्दों, वाक्यों और अर्थ का सही प्रकार से अध्ययन कराते हैं। उनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष्य और पद जैसे कई उपभाग आते हैं। हिंदी के 4 भागों की अब हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1, वर्ण विचार। वर्ण विचार पर हम विमर्श करते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा अक्षर है, जिसके अंतर्गत भाषा की ध्वनियों का अध्ययन कराया जाता है और इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन और मात्राओं तथा वर्णों के उच्चारण के नियमों का अध्ययन भी कराया जाता है। मतलब बच्चों को इसमें स्वर व्यंजन सिखाए जाते हैं, उसकी मात्राएं सिखाई जाती हैं और स्वर की आवाज़ कैसे निकाली जाती है, व्यंजन की आवाज़ कैसे निकाली जाएगी, उसमें छुपी मात्राओं को कैसे सिखाया जाएगा, ढूंढा जाएगा, बोला जाएगा। इन सभी चीज़ों का, नियमों का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। जैसे अ इ ई, तो जिसकी आवाज़ जैसे है, जिसका उच्चारण जिस तरीके से हमें करना है, वो बच्चों को सिखाया जाता है। शब्दों में अनार, आम, तो बड़े आ की आवाज़ कैसे निकालनी है, छोटे आ की आवाज़ कैसे निकालनी है, इस तरीके से। जैसे राजू के पास कुछ आम और उनमें से कुछ अनार हैं। तो यहाँ पर मात्राओं के बारे में भी पूरे नियमों का अध्ययन कराया जाता है। ये आते हैं स्वर। तो स्वर में आपने देखा कि यहाँ पर आ विलुप्त है। अ, ई, उ, ऊ और आपको इनकी मात्राएं भी
दिखाई दे रही होंगी। तो इस प्रकार ये सब इ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में 2 अयोग वाह होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंग अः। अयोग वाह ये रहे, इन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। तो कुल 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग वाह होते हैं। उसके अंतर्गत भी ह्रस्व, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर आते हैं। ह्रस्व जिन्हें हमें खींचने में कम मेहनत करनी पड़ती है, दीर्घ स्वर जिन्हें हमें लंबी सांस के साथ या लंबी आवाज के साथ खींचना पड़ता है, और व्यंजन 33 होते हैं जिसमें ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, श, स, ह। मिश्रित व्यंजन 4 होते हैं और स्वर और व्यंजन कुल मिलाकर 52 वर्ण माने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्दों के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, उनके रूप, प्रयोग और उत्पत्ति के नियमों का अध्ययन कराया जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, सरला उसके लिए अच्छा खाना बनाती है। अब ये एक पूरा सार्थक वाक्य है, लेकिन जब हम इसके टुकड़े करके, इसका विग्रह करके ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या नियम है, क्या क्या रूप है, तो इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए, सरला एक संज्ञा है, उसके लिए एक सर्वनाम है जिसके लिए वह खाना बना रही है, उसका कोई नाम नहीं है, उसे हम सर्वनाम कहेंगे। अच्छा एक विशेषण के अंतर्गत आता है। खाना एक कर्म है क्योंकि वह कार्य जो कर रही है वह खाना है। इसके बाद बनाती, बनाती एक मुख्य क्रिया है और उसके साथ है सहायक क्रिया का कार्य करेगा। इस प्रकार जब हम वाक्य तैयार करते हैं, उस वाक्य के अंतर्गत कौन सी संज्ञा, सर्वनाम, कौन सी क्रिया या क्या विशेषण है, क्या अव्यय, ये कहाँ कैसे प्रयोग हुए हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कराया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम वाक्य विचार। वाक्य के निर्माण उसके प्रकार, जैसे सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, वाक्य के घटक जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया आदि और विग्रह का अध्ययन कराया जाता है। अभी हमने आपको एक वाक्य का विग्रह करके दिखाया था, तो इस प्रकार की चीज़ों का पूरी तरीके से अध्ययन कराया जाता है। अब हम देखते हैं कि वाक्य चीज़ क्या है। इसकी एक हम छोटी सी परिभाषा देखते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह जिसमें पूरी बात समझ आ जाए वाक्य कहलाता है। मतलब सार्थक, जिनका सही मतलब, सही अर्थ निकलता हो, जिन्हें हमने सही तरीके से सही जगह पर रखा हो और उन सबको एक जगह इकट्ठा किया हो, जिसका एक समूह बन जाए और वह व्यवस्थित समूह जिसका पूर्ण रूप से सही अर्थ निकलता हो, वह बात समझ में आती हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य। वाक्य में इसके बारे में, मतलब वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रानी खाना खा रही है, तो इसमें रानी के विषय पर, रानी के बारे में बात हो रही है, तो हम इसको उद्देश्य मानेंगे। ये हमारे वाक्य का उद्देश्य है। इसके बाद में नंबर 2 पर आता है विधेय। वाक्य का दूसरा अंग है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे रानी खाना खा रही है, तो रानी हमारे पीछे वाक्य में एक उद्देश्य थी। अब हम विधेय की बात करेंगे तो इसमें खा रही है, खाना खा रही है, ये हमारा विधेय हो जाएगा। तो वाक्य के 2 अंग हो गए। एक साधारण वाक्य में 2 अंग कार्य करते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब इसके बाद हम आते हैं वाक्य के भेद अथवा प्रकार पर। वाक्य के मुख्यतः 2 प्रकार के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, मतलब जो वाक्य का मतलब आता हो उसके आधार पर,
रचना के आधार पर वाक्य की रचना किस प्रकार से की गई है, इस आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। जैसे विधानवाचक वाक्य, राजू खेल रहा है, ये एक विधानवाचक वाक्य है। उसी वाक्य को हम कहेंगे राजू नहीं खेल रहा है, ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। क्या राजू खेल रहा है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या राजू खेलना चाहता है या राजू खेलना चाहता है, ये इच्छावाचक वाक्य है। वह देखो राजू खेल रहा है, ये संकेतवाचक है। राजू खेल रहा है, यदि ये बात हम कहने का ढंग या कहने का जो तरीका है या उसमें कुछ ऐसे शब्द जोड़ने, तो वह संदेहवाचक हो जाता है। अभी हम कहें कि राजू खेलने जाओ, ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। विस्मयवाचक वाक्य बनाने के लिए हमने अगर उसमें अरे शब्द का प्रयोग किया तो वह विस्मयवाचक हो जाएगा। अरे राजू खेल रहा है। तो इस प्रकार एक ही वाक्य के जितने भी अर्थ जिसके समझ में आए या कुछ शब्दों से अर्थ बदल जाता है, तो इस प्रकार अर्थ की दृष्टि से ये 8 प्रकार के हो जाते हैं। अब आता है कि रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? नंबर 1, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। राजू खेल रहा है, उद्देश्य राजू हो गया और वह कार्य क्या कर रहा है उसको हम विधेय कहेंगे, खेल रहा है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए नंबर 2 आता है संयुक्त वाक्य। उसको में आता है कि संयुक्त वाक्य में एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक और, लेकिन, किंतु, परंतु की शब्दों से जुड़े होते हैं। जो ये शब्द होते हैं इनको समुच्चय बोधक कहते हैं। तो जैसे राजू खेल रहा है लेकिन वह अकेला खेल रहा है, ये 2 उपवाक्य हैं। राजू खेल रहा है लेकिन समुच्चय बोधक है और वह अकेला खेल रहा है। तो 2 उपवाक्यों को जिस शब्द ने जोड़ दिया, जिस समुच्चय बोधक शब्द ने जोड़ दिया, उस समुच्चय बोधक शब्द का एक तो हम ध्यान रखेंगे और दूसरा इसको कहेंगे कि ये एक संयुक्त वाक्य है। अब इसके बाद नंबर 3 पर आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक उपवाक्य हमने लिया राजू खेल रहा है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य अब हम इसमें जोड़ेंगे, लेकिन वह अकेला खेल रहा है और खेलते खेलते वह अचानक गिर गया। तो इसमें हमने 3 बातें कही, राजू खेल भी रहा है, वह अकेला भी खेल रहा है और खेलते खेलते वह गिर भी गया। तो इसमें एक मुख्य वाक्य हुआ और उसके साथ साथ 2 और आश्रित उपवाक्य जुड़ गए, तो ये मिश्रित वाक्य हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाक्य अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और रचना की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं। अब आता है नंबर 4 पर अर्थ विचार। अर्थ विचार भाषा के क्यों और कैसे को समझने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम शब्दों के पीछे छिपे गहरे अर्थों और उनके व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इसकी परिभाषा अपने शब्दों में इस प्रकार देते हैं, किसी भी भाषिक इकाई मतलब अक्षर, वर्ण, वाक्य, वाक्यांश, शब्द आदि किसी भी इंद्रिय कान मुख से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ है। मतलब कोई भी हमने वर्ण सुना या कोई भी वाक्य हमारे सामने आया, कोई भी शब्द हमारे सामने आता है, तो हम अपने कान से या हम अपने मुंह से बोलेंगे, कान से सुनेंगे, तो उसका जो अर्थ हमारे अंदर हमारे मानसिक रूप से महसूस होगा हमें, वही असल अर्थ होता है। शब्द की एक आंतरिक शक्ति होती है जो बोलते ही किसी व्यक्ति, विषय, वस्तु या भाव का बोध कराती है, उसी को अर्थ कहते हैं और इसी का अध्ययन करना या इसको समझना अर्थ विचार कहलाता है। जैसे घन श्याम यदि हम कहते हैं तो घनश्याम कोई समझने वाला व्यक्ति है तो वो बादल भी समझेगा, और अगर वही दूसरा व्यक्ति उस घनश्याम को कृष्ण जी समझ ले, तो इस प्रकार एक ही शब्द के 2 मतलब निकलते हैं,
दो अर्थ होते हैं। तो जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति को अंदर से मानसिक रूप से महसूस हो, वही उसका सही अर्थ है। तो इस प्रकार हमने आज हिंदी व्याकरण के 4 स्तंभ वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार तथा अर्थ विचार पर बात की। तो ये विस्तृत रूप से की। इसके अलावा हम अगली वीडियो में बात करेंगे शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत फिर आते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के अंतर्गत क्या क्या है, निरर्थक शब्दों के अंतर्गत क्या क्या आ रहे हैं, इसको हम अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सही तरीके से समझ में आएगा। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। और कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।